नमस्कार साथियों। मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे 12वीं क्लास के इतिहास विषय में चैप्टर 3 की, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ये पूरा चैप्टर आज हम एक पेज में ही समझेंगे, यानी कि इन शॉर्ट में समझेंगे क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में से, कौन कौन से मुख्य प्रश्न होते हैं जो आते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में बहुत से ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए होते हैं, वो पेपर में नहीं पूछे जाते। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को अपने क्वेश्चंस में लेते हैं जो पेपर में आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है कि 12वीं क्लास के चैप्टर 2, 3 और 4 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातें हमें बताते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर भी राजा, किसान और इसी विषय में ये था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में। बंधुत्व जाति तथा वर्ग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक ही है। अगला चैप्टर भी जो विशेषकर बौद्ध धर्म से संबंधित है वो भी इसी पर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है दो महाकाव्यों की। जैसे कि हम जानते हैं दो महाकाव्य हैं। एक तो रामायण, रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की है। दूसरा है महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। अगला इसमें प्रश्न पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था क्या है। अब हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था है कि अलग अलग वर्णों में विभाजन करना, यानी कि ब्राह्मण अलग, वैश्य अलग, क्षत्रिय अलग, शूद्र अलग। वर्ण व्यवस्था में इसमें मनुस्मृति में इसका बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था बांटी गई है। वैसे वैदिक धर्म में भी वर्ण व्यवस्था बट चुकी थी। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था क्या है, सबसे पहले है ब्राह्मण, जिनका जो उदय हुआ है वो मुख से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से हुआ है। दूसरी बात आती है, दूसरे होते हैं दूसरी श्रेणी में क्षत्रिय, जिनका उदय बाजुओं से हुआ है। तीसरे आते हैं वैश्य वर्ग, जिनका उदय जांघों से हुआ है। चौथे आते हैं शूद्र, जिनका उदय पैरों से हुआ है। ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है। अगला है चार वेद। चार वेद हमें ध्यान में रखने। इसमें चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद के अनुसार ही बाकी सारे वेद इस पर बेस्ड हैं। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऋग्वेद ही है, उसके बाद बाकी वेद हैं। कुछ पाठ ऋग्वेद से लिया गया, बाकी अपने बने हुए हैं। अगला हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति का क्वेश्चन चाहे फर्स्ट टर्म, चाहे सेकंड टर्म या फाइनल टर्म में आता ही आता है। कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कभी लॉन्ग में। अब हम जानते हैं मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी गई, यह एक प्रकार का ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हुई। इसमें शूद्रों को चंडाल के नाम से बोला गया है, उसका वर्णन चंडाल के नाम से बोला गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इन सब चीजों की जानकारी हमें मनुस्मृति से ही मिलती है। आगे हम देखते हैं इसके जो विषय मनुस्मृति के हैं। चंडाल के बारे में बताया गया है, वंशों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के वंश होते थे। स्त्री के बारे में बताया गया है कि स्त्री को किस प्रकार रखना चाहिए, किस प्रकार नहीं। संपत्ति के बारे में बताया गया कि संपत्ति में किसका अधिकार है, किसका नहीं। समाज के बारे में बताया गया। तो ये जो प्रश्न है मनुस्मृति के साथ ही अटैच है। इन सब के बारे में मनुस्मृति के बारे में बताया गया है। आगे मनुस्मृति ये बताता है कि स्त्रियों को संपत्ति अर्जित करने के तरीके कौन कौन से हैं। खरीद सकती हैं विजय से, खोज से, निवेश से, विरासत में, कार्य से या भेंट से। ये सब स्पेशली बताया गया है। अगला प्रश्न है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में किस विद्वान का प्रयास रहा।
ये प्रश्न भी जरूर आता है कि समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब ये है क्या ये प्रश्न? जैसे हम कोई बुक छप चुकी है एक बारी, उसका नया एडिशन आता है, संस्करण जिसे हम बोलते हैं, उसी प्रकार महाभारत भी 1919 से पहले मौखिक रूप से उपलब्ध थी या लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी। 1919 में पहली बार वी.एस. सुकथांकर ने इसे भारत के अनेकों हिस्सों से इकट्ठा किया। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में केरल, पूर्व पश्चिम, अलग अलग जगहों से इसे इकट्ठा करा और एक ग्रंथ का रूपरेखा तैयार करके इसे नाम दिया महाभारत। शुरुआत में इसकी काफी पांडुलिपियां इकट्ठी हुई, लगभग 14,000 पन्नों में ये बना। इस संस्कृत विद्वान के रूप में ही इसे जाना जाता है, इसलिए बोला जाता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में किस विद्वान का मुख्य भाग था या हाथ था। तो संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुकथांकर का योगदान था। 1919 में इन्होंने शुरू किया और इनको 47 वर्ष लगे पूरे परिश्रम करने में, उसके बाद ही ये छपी। अगला है आंतरिक व भारी विवाह में अंतर बताइए। आंतरिक विवाह और भारी विवाह में अंतर, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। गोत्रों के अंदर किया जाने वाला विवाह आंतरिक विवाह है तथा गोत्रों के बाहर किया जाने वाला विवाह भारी विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न, धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के दो आदर्श, खुद भी यज्ञ करें, दूसरों को भी यज्ञ कराएं, खुद भी वेद पढ़ें और दूसरों को भी वेद पढ़ाएं। मतलब धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि ब्राह्मणों के दो आदर्श कार्य क्या है। अगला है महाभारत का युद्ध। युद्ध अगर सही डेट बात की जाए एनसीईआरटी के हिसाब से तो 1900 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ये लड़ा गया। पांडु व धृतराष्ट्र के दो भाइयों के मध्य युद्ध हुआ, उनके पुत्रों के सिंहासन की गद्दी प्राप्त करने के लिए। महाकाव्य का महत्व। महाकाव्यों से हमें भारतीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डलता है। अगला प्रश्न है गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को नई सलाह क्यों दी। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को सलाह दी कि वह युद्ध की बजाय संधि कर ले, इससे तू मेरा अपना पिता व अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करेगा। मगर उसने अपनी मां की एक ना मानी और युद्ध में मारा गया। अगला प्रश्न है आरंभिक समाज में स्त्रियों और पुरुषों से संबंधित विशेषताएं। पितृ प्रधान समाज, स्त्रियों का गोत्र, विवाह के नियम, मंत्रों द्वारा पुत्रों की प्राप्ति आदि। विवाह के नियम 8 हैं। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है विवाह के नियम बताएं। विवाह के नियम 8 में जिसमें से 4 मान्य है और 4 अमान्य, 4 ऊपर के मान्य हैं और 4 नीचे के अमान्य। इस प्रकार ये पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरे एक पन्ने में। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में आए। वैसे इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वही डिस्कस करी हैं। आगे भी इस तरह की नॉलेज पाने के लिए और इस तरह की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी जिस विषय में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।